हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। लक्ष्मीकांत की समरी की सीरीज में आपका स्वागत है और ये हमारा अगला लेक्चर है। आज का लेक्चर जो हमारा होगा यूनियन और इट्स टेरिटरी पे होगा। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और इसमें से क्या है 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक को भी। और जिन जिन बच्चों ने इस सीरीज को पूरा नहीं देखा है तो शुरू के 4 वीडियो जो है पहले देखें। इसमें आपको पूरी लक्ष्मीकांत की समरी मिल जाएगी और बहुत अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी पे। क्लियर। आज का जो टॉपिक है हमारा है, अच्छा, कुछ स्पेशल क्लास भी होती हैं जो वो क्या होती हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो अगर आपको मेरी स्पेशल क्लास देखनी है कि भैया प्लस में कैसे पढ़ाते हैं, किस लेवल का पढ़ाते हैं, तो आप जो है आज रात के 9 बजे भी देख सकते हो। ठीक है, आज नहीं देख पा रहे तो कल 6 बजे है जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा। फिर 9 बजे कल पंचायत राज इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा। 29 तारीख को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया जाएगा। 29 तारीख को 9 बजे हाई कोर्ट पढ़ाया जाएगा। 30 तारीख को 6 बजे जो है आपका गवर्नर पढ़ाया जाएगा और 30 तारीख को 9 बजे कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कैग पढ़ाया जाएगा। क्लियर। तो इन स्पेशल क्लास में आप सीधे जुड़ सकते हो, सीधे प्रोफाइल में जाओ और वहां पे आपको स्पेशल क्लास का सेक्शन दिख जाएगा। इनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो विदाउट किसी सब्सक्रिप्शन के, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाया जाता है और आप भी क्या हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे। क्लियर। काफी बच्चे बोलते थे कि डेमो क्लास, तो दिस स्पेशल क्लास कैन वर्क एज ए डेमो क्लास। ये डेमो क्लास की तरह आपके लिए काम कर सकते हैं। क्लियर। आज का टॉपिक देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, तो यूनियन और इट्स टेरिटरी को आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4, ये 4 आर्टिकल जो हैं क्या करते हैं, इससे रिलेटेड है। पहला पॉइंट याद हो गया, कहां से कहां तक, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। क्रिस्टल क्लियर। छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है अगर आप समझ सको तो। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अगर हमारा देश है तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है, और उसकी टेरिटरी, उसके अंदर कौन कौन से प्रदेश आएंगे। तो ये पूरी टेरिटरी के और नेम के बारे में किसमें मिलता है, हमें आर्टिकल नंबर 1 में मिलता है। आर्टिकल नंबर 2 बोलता है कि किस तरीके से हम नए स्टेट बनाएंगे। क्लियर। आर्टिकल 3 कहता है कि नए स्टेट बनाना पुराने स्टेट से या किसी स्टेट की बाउंड्री छोटी कर देना, बड़ी कर देना। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 तो सेम कह रहे हैं, तो अंतर क्या है? देखो बहुत बड़ा अंतर है। आर्टिकल नंबर 2 में जो न्यू स्टेट है, इसका मतलब ऐसे स्टेट अभी बने नहीं है और ये हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश की कोई टेरिटरी पे इंडिया क्या कर ले, कब्जा कर ले, तो वो भारत की टेरिटरी कहलाएगी। अब उसका नाम क्या रखा जाएगा, वो क्या है आपका आर्टिकल नंबर 2 में, उसका एरिया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो, किसी और दूसरे देश की कोई टेरिटरी हमें गिफ्ट में मिल गई, ठीक है, अब वो टेरिटरी अब भारत की कहलाएगी, तो उसका जो है इंक्लूजन किसमें होगा, आर्टिकल 2 के अंडर होगा। क्लियर। अब आर्टिकल 3 के अंदर जो नए स्टेट बनने, इसका मतलब जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश से एक नया स्टेट निकाल के क्या बनाया, उत्तराखंड बनाया, बनाया नहीं बनाया, तो ये क्या है, भारत की टेरिटरी के अंदर ही क्या हो रहा है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट हो रहा है, तो मतलब वो आर्टिकल नंबर 3 में आएगा। क्लियर। झारखंड बनाया गया, क्लियर, छत्तीसगढ़ बनाया गया और अभी जो है एक जो है नई यूनियन टेरिटरी आई आपके सामने, कौन सी, लद्दाख। तो ये सब क्या है, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। तो हमेशा याद रखना, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, किसी स्टेट का छोटा एरिया करना, बड़ा एरिया करना, या कोई एरिया निकाल के एक नया स्टेट बना देना, वो कहलाएगा आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। जबकि किसी दूसरे देश से कुछ चीजें क्या करना, उसका अधिग्रहण कर लेना या गिफ्ट में मिल जाना या किसी और कारणों से मिल जाना, तब वो जाएगा आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। क्या आपको ये समझ में आया आर्टिकल 2 एंड 3? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाया जाएगा आपको। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 1 जो क्या कहता है, नेम ऑन टेरिटरी ऑफ द यूनियन। भारत की टेरिटरी में कौन कौन है, भारत का नाम क्या होगा, तो आर्टिकल में इसमें ये लिख रखा है इंडिया डेट इज भारत। ये ऑप्शंस बहुत बार आता है, आप इसी पे टिक लगाओगे। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारा राष्ट्र रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, भारत रहेगा। ठीक है। द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और टेरिटरी के बारे में भी कौन बताता है,
हमारे जो फर्स्ट शेड्यूल जो है मैंने आपको शेड्यूल करा रखे हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ऐसे करके कराए थे। तो पहले शेड्यूल में क्या था, यूनियन और टेरिटरी था, ठीक है ना। तो वहां पे जो लिखा होगा वो आर्टिकल नंबर 1 का पार्ट हो जाएगा। क्लियर। टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है, एक बार एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ गया था कि भारत की टेरिटरी के अंदर निम्न में से कौन कौन सी चीज आएंगी। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे बना रखा था। तो हमेशा याद रखना, किसी भी देश की टेरिटरी या अगर हम भारत की टेरिटरी की बात करें तो उसमें कौन से आएंगे, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जितने भी हमारे राज्य हो गए वो हमारी टेरिटरी में आएंगे, भारत की टेरिटरी में। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, अर्थात जो हमारी यूटीज है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी कैसी है, चंडीगढ़ हो गई, दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, क्लियर, दादरा नगर हवेली हो गई, ये सारी क्या है, क्योंकि भारत में क्या है, राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आया। तो पहली चीज क्या बोल दी है, जितने भी प्रदेश हैं वो भारत की टेरिटरी में, जितने भी केंद्र शासित जो है प्रदेश वो भी क्या है, भारत की टेरिटरी में। और तीसरा क्या कह रहा है, सच अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड। और मान लेते हैं भारत ने कोई एक्वायर्ड कर लिया, बांग्लादेश की टेरिटरी ऑक्युपाई कर ली और वो अपने अंदर मिला ली, तो वो भी क्या कहेगी, टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑल द अबव। तो उन्होंने तीनों पॉइंट ऐसे कैसे दे रखे थे। क्लियर। तो हमने बच्चों क्या सीखा कि इंडियन की टेरिटरी में क्या आता है, जितने सारे प्रदेश हैं, जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश है, और अगर फ्यूचर में कोई भारत ऑक्यूपाई करता है टेरिटरी तो वो भी क्या कहलाएगी, टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगी। क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ो। आर्टिकल नंबर 3 मोस्ट जो है कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को और सबसे ज्यादा पूछा भी यही आर्टिकल जाता है, आर्टिकल नंबर 3। अगर आर्टिकल नंबर 3 है तो मैं इसे कह सकता हूं कि आर्टिकल नंबर 2 तो क्या था, नए स्टेट को बनाना किसी दूसरे देश से लेके या गिफ्ट लेके। आर्टिकल 3 ये कहलाता था इंटरनल रीएडजस्टमेंट कहलाता था, याद आ गया। तो वही आर्टिकल 3 है। अब इस आर्टिकल 3 में इंटरनल रीएडजस्टमेंट जो हो रहा है, जैसे उत्तराखंड बन गया, आपका लद्दाख बन गया, तो ये सब चीजें की पावर किसके पास है, ये पावर है आपकी पार्लियामेंट के पास। किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट चाहे तो वो कैसे भी रीएडजस्टमेंट कर सकती है। लेकिन इसमें कुछ चीजें दे रखी है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी खाली इतना याद रखो कि पार्लियामेंट के पास क्या है, ये कानून बनाने की क्या है, शक्ति है। क्लियर। कि एक नया स्टेट कैसे बनना है, या कोई 2 स्टेट की बाउंड्री लेके एक नया स्टेट बना दिया, कुछ भी कर सकते हैं। या किसी बड़े स्टेट का एरिया छोटा कर दिया, छोटे स्टेट का एरिया बड़ा कर दिया, वो सब पार्लियामेंट कर सकती है। क्या क्या कर सकती है, देख लो। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का एरिया कम भी कर सकती है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकती है। ये कौन कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। और फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम द एनी स्टेट, जैसे कि अभी बनाई पार्लियामेंट ने, क्या बनाई, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया, नहीं कर दिया। तो भैया पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। याद हो जाएगा क्या क्या कर सकती है। आगे देखो, जब पार्लियामेंट कोई भी इंटरनल रीएडजस्टमेंट करेगी तो उस बिल को राष्ट्रपति की प्रायर अनुमति होनी चाहिए। मैंने अंडरलाइन कर रखा है, बोल्ड में लिखवा रखा है, देख लो, इसको याद कर लो कि भैया कोई भी अगर ऐसा बिल आएगा, कोई भी इंटरनल रीएडजस्टमेंट का कुछ भी नया बनाना होगा, पहले हमें पहले से ही पूर्व में ही राष्ट्रपति साहब की अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज इसमें याद रखनी है आपको कि मान लेते हैं कोई प्रदेश है, अपना एग्जांपल लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं एक बुंदेलखंड अलग राज्य बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब इसमें क्या है, राष्ट्रपति साहब की प्रायर अनुमति लेगी कौन, पार्लियामेंट, की उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड बना रहे। और उसमें फिर दूसरा क्राइटेरिया यह होता है कि राष्ट्रपति साहब जिस स्टेट का एरिया जा रहा है, समझ में आया, उस स्टेट की कंसेंट के लिए पूछते हैं। तो इस केस में क्या होगा, राष्ट्रपति साहब उत्तर प्रदेश की सरकार को पूछेंगे कि हाँ भाई तुम्हारे यहां से बुंदेलखंड निकाल लेना, निकाल ले। केवल ये क्या है, एक तरीके की परिपाटी है। अब उत्तर प्रदेश क्या बोलता है कि हाँ साहब निकाल लो या ना निकाल लो, इससे पार्लियामेंट को और राष्ट्रपति साहब को कोई मतलब नहीं है। केवल क्या है, ये एक परंपरा है कि भैया उस स्टेट से पूछ लो, और वो जो भी रिकमेंडेशन देगा, कौन, जो स्टेट, उसकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, ना प्रेसिडेंट पे ना पार्लियामेंट में।
आखिर में जो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट चाहेंगे वही होगा। और अगर उन्होंने चाह लिया कि बुंदेलखंड बनना है तो बुंदेलखंड बनेगा। क्लियर है? तो याद रखना, केवल एक बार इनसे कंसेंट ली जाती है और एक टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर उस टाइम पीरियड में मान लो उत्तर प्रदेश ने कोई जवाब ही नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि आपने जवाब दे दिया। क्लियर? तो ये भी याद रखना। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो। हाउएवर द पार्लियामेंट हैड फॉलो द सर्टेन प्रोसीजर, जो भी बिल है भैया वो पहले क्या लेगा? प्रेसिडेंट की अनुमति लेगा, यही मैंने बताया। फिर क्या लिखा है? देन द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द पार्लियामेंट शैल रिफर टू द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में वो बिल आने से पहले क्या होगा? उस स्टेट के पास जाएगा कि भैया तेरी बाउंड्री कम ज्यादा हो रही है, कुछ बोलना चाह तो बोल ले। ठीक है? एंड कंसर्न फॉर इट्स ओपिनियन फिक्सिंग ए टाइम लिमिट विद इन विच द ओपिनियन में बी एक्सप्रेस बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और एक निश्चित समय दे दिया जाता है कि भैया उस समय में आप अपनी राय रखो, और नहीं भी रख पाया तो भी क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, रख ले तो सही, नहीं रख ले तो सही, उनकी सुननी बाध्य नहीं है। क्लियर? केवल एक परिपाटी बना दी है स्टेट को खुश करने के लिए। इफ द स्टेट लेजिस्लेचर फेल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन विद इन द स्पुलेटेड टाइम then it is deemed that it expressed its view। अगर कोई भी स्टेट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना जवाब नहीं दे पाया तो माना जाता है उसने जवाब दे दिया है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। If it submit its view within the period so specified or extended parliament, it is not bound to accept act as the view of the state legislature। और यद्यपि अगर उन्होंने मान लो सर्टेन टाइम पीरियड ने स्टेट में क्या कर दिया? अपना जो है एडवाइस दे दी, अपनी रिकमेंडेशन दे दी, तो पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है कि उनकी एडवाइस माने। समझ में आ गया? जो मैंने आपको पहले बता दिया। द बिल इज पास्ड विद द सिंपल मेजॉरिटी। अगली चीज, जब पार्लियामेंट अपने पटल पे ये बिल रख देगी तो ये भैया आपका सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। इसके लिए किसी भी तरह की स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है कि किसी नए स्टेट का बनना या किसी स्टेट की बाउंड्री रीएडजस्टमेंट होना, उसके लिए पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है? तो भैया किस पे टिक लगाओगे? सिंपल मेजॉरिटी पे टिक लगाओगे। बहुत सारे बच्चे इसको स्पेशल मेजॉरिटी से गलत करते हैं। क्लियर है सभी को? तो छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छे क्वेश्चन दे जा रहा है आपको। अगला, यूनियन टेरिटरी का क्या होगा? अब आपने विचार करा, मान लेते हैं किसी यूनियन टेरिटरी को मर्ज करना है, जैसे कि अभी दादा नागर और दमन और दीव इनको मिलाने की बात हो रही है, तो यूनियन टेरिटरी में क्या हम इनके पास कंसेंट भेजेंगे प्रेसिडेंट साहब? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। यूनियन टेरिटरी में तो ये भी ऑप्शंस नहीं है कि भैया हमें आपको पूछने की जरूरत है। वो पार्लियामेंट अपने लेवल पे कर लेगी, इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर लेगी, जोड़ घटाव कर लेगी। क्लियर है? However, in the case of union territory, it is not necessary to obtain the view of the legislature of the union territory before a bill affecting the boundary of two or the name is to be introduced। समझ में आ गया? तो भैया ये इंग्लिश में जो भी लिखा है इसका मतलब यही है कि अगर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात है और उसकी बाउंड्री छोटी मोटी नाम अलग अलग करना है तो उसमें तो भैया उनकी परमिशन ही नहीं लेनी है। किनकी? यूनियन टेरिटरी वालों की, ना उनकी कंसेंट लेनी है। क्लियर? स्टेट में केवल दिखावे के लिए पूछा जाता है, करती तो पार्लियामेंट अपने मर्जी की है। क्रिस्टल क्लियर? अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा, देसी लैंग्वेज में समझा दिया। अब आप देखो कि अगर कोई स्टेटमेंट आता है कि भारत के अंदर जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, अर्थात केंद्र को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बच्चे इसको पता नहीं क्यों गलत कर देते हैं। समझो क्यों है। मैथमेटिक्स जानते हो, गणित जिसे बोलते हैं। अब खुद सोचो कि मैं उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर सकता हूं? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से हमने क्या करा? उत्तराखंड निकाल लिया। जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग कर लिया। इसका मतलब हमारा संविधान किसी भी स्टेट की, स्टेट मतलब प्रदेश की, टेरिटरी की गारंटी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि भैया वो एडजस्टमेंट हो सकती है। हाँ, यूनियन की गारंटी लेता है क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकती देश की। तो भैया मैं इसको बोल सकता हूं, हैंस द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और द कॉन्स्टिट्यूशन एक्जिस्टेंसी ऑफ स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। नॉट मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्या ये बताओ, संविधान कहता है कि उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो उतना ही रहेगा आजीवन? अगर कहता होता तो भैया उत्तराखंड कैसे बन गया होता? समझ में आ गया? कॉमन सेंस लगाओ। तो भैया बिल्कुल टेरिटरी इंटीग्रिटी, ठीक है, किसकी? स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। ये गारंटेड नहीं करता है संविधान। समझ में आ गया? मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। अब इसी चीज को अगर मैं ये बोलूं कि देयरफॉर इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब
डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको हम नष्ट कर सकते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते। यूनियन को हम नष्ट नहीं कर सकते, देश, ठीक है। लेकिन क्या है, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, क्या हम स्टेट को नष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेट के टुकड़े कर सकते हैं, स्टेट का नाम रख सकते हैं, स्टेट के एरिया बढ़ा सकते हैं, तो वो तो हम कर सकते हैं। तो अर्थात क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। से यस और नो कमेंट में लिख के बताना समझ में आया कि नहीं आया। चुटकियों में याद करवा दूंगा पूरी पॉलिटी, चुटकियों में। ये सीरीज बहुत खतरनाक है और इस सीरीज में जो टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं वो मैं स्पेशल क्लास में करा रहा हूं। स्पेशल क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मैंने टाइम टेबल शुरू में बताया था, वहां पे जाके देखो और स्पेशल क्लास फ्री में देखो। क्लियर? वेयर एज इन यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कुछ अलग है। और ये कंपैरिजन करके क्या करते हैं, वो पूछते हैं द बाउंड्री और द नेम ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाई द फेडरेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। अर्थात यूएसए में अगर हम बात करें 50 स्टेट है। कितने हैं? 50 स्टेट। अगर मान लो ट्रंप साहब सोचें कि भैया किसी स्टेट का नाम बदल दे या किसी स्टेट की बाउंड्री क्या कर दे, बढ़ा दे, घटा दे, किसी दूसरे स्टेट में मिला दे, तो भैया इसके लिए उन्हें उस पर्टिकुलर स्टेट से प्रॉपर परमिशन लेनी होगी। और उस स्टेट ने डिनाइड कर दिया तो वो भैया बिल क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। जबकि भारत में ऐसा नहीं होता था, केवल उनसे पूछा जाता था कि आपके सुझाव भेजो और सुझाव को भी माना नहीं जाता था। सेम ऐसी ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में आप बिना उस पर्टिकुलर स्टेट की मर्जी के इंटरनल रीएडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। क्या आपको क्लियर हो गया? सिंपल सी भाषा में मैंने बोल दिया, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। क्लियर? तो ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, इसी के फैजल अली कमेटी पढ़ेंगे, जेपीवी कमेटी पढ़ेंगे, ठीक है, जेपीवी धार कमीशन पढ़ेंगे, और स्टेट किस किस ईयर में बने थे वो भी मैं आपको चुटकियों में याद करा दूंगा पार्ट नंबर 2 में। क्लियर? अब अगर आपको प्लस में इससे भी अच्छी धमाकेदार क्लास देखनी है, पूरा प्रीलिम्स पढ़ना है मेरे से, पूरा मेंस मेरे से पढ़ना है, तो भैया आप इन कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? कंप्लीट प्रीलिम्स मीन कंप्लीट प्रीलिम्स। इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, साइंस एंड टेक भी मैं पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर भी मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? सारी चीजें मैं ही पढ़ाऊंगा। ये बैच चल रहा है, ये बैच में अभी भी क्या है, एडमिशन अलाउ है, आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो मेंस में भी कंप्लीट पेपर 1 2 3 4 का बैच चल रहा है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। क्लियर? तो एक टीचर आपको सारी चीजें पढ़ा रहा है, ये बहुत ही दुर्लभ चीज होती है, इस चीज का फायदा उठाओ। और आपने मेरे काफी वीडियो देख रखे हैं जिससे आपको पता चल रहा होगा कितना क्वालिटी मटेरियल मिलता है। यूट्यूब में जो मटेरियल मिलता है ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। आप स्पेशल क्लास में आओ, आप प्लस क्लास में आओ, पूरा कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है, पूरे पीडीएफ मिलेंगे, आपको खुद ही अंतर पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो हमने यहाँ टारगेट बनाया 310 मार्क्स का, और 310 मार्क्स अगर सोशियोलॉजी या आपका जो भी कोई ऑप्शनल है उसमें लग गए तो आपकी रैंक लगना बिल्कुल तय है। समझ में आया? तो अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हो तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पूरा बैच चल रहा है। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिसको ऑलरेडी आता है, जिसको लगता है कि हाँ ये मेरा पूरा तैयार है, मैं क्यों पढ़ूं, तो भैया वो आंसर राइटिंग करने आ सकते हैं। एक बैच और चल रहा है सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग का, तो भैया आपको ऑप्शनल में कितना कॉन्फिडेंस है, एक बार आंसर राइटिंग करके देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर उनके आंसर चेक किए जाते हैं विथ रिमार्क। यूट्यूब पे भी मैंने आपको बहुत सारे रिजल्ट लगाए थे, बच्चों के रोल नंबर अलॉट कर दिए गए हैं, बच्चों के रोल नंबर मेरे पास आते हैं, कॉपी में लिखे कॉपी चेक करता हूं, फिर उसको क्या करता हूं, रिमार्क देता हूं। तो ये तरीका है भैया। तो भैया आप चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, मैंने तो आपके लिए सारी क्लासें लगा रखी हैं। बस आपको क्या करना है, चुनना है कि क्या इन क्लासों में पढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आप प्लस के कोर्सों में आना चाहते हो तो अनअकैडमी में जाके यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एस कैटेगरी में जाके आप ये रिफरल कोड यूज करोगे एमकेएस लाइव, और ये एमकेएस लाइव रेफरल कोड यूज करो, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, फीस कुछ नहीं है, 12 महीने और 24 महीने की। 12 महीने की 6300 रुपए है, 24 महीने की जो है 7550 रुपए है, आफ्टर 10% डिस्काउंट। ठीक है, और ये डिस्काउंट कब मिलेगा, एमकेएस लाइव रेफरल कोड यूज करके मिलेगा। तो इससे जो है आपको देखो, अगर मैं 6300 रुपए की बात करूं, पूरा प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, पूरा मेंस पढ़ रहे हो, जीएस पूरा ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ठीक है, और आंसर राइटिंग कर रहे हो ऑप्शनल की और मेंस की पूरी आंसर राइटिंग कर रहे हो, मात्र 6300 रुपए में पूरे हिंदुस्तान में आपको इतनी चीज नहीं कराएगा विथ क्वालिटी एजुकेशन। समझ में आया? अब आप बोलोगे सर हमारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं है,
तो भैया जो भी ऑप्शनल है आपका वो आप तैयारी करो। अगर मैं इसमें से ऑप्शनल भी हटा दूं तो फिर मुझे बताओ क्या 6300 रुपए में भारत में कोई पूरा प्रीलिम्स करा देगा A to Z? क्या पूरा मेंस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 करा देगा? क्या कोई पेपर 1 से लेके पेपर 4 की आंसर राइटिंग भी करा देगा? जल्दी बताओ। क्या प्रीलिम्स के 15 टेस्ट की मॉक टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया लेवल की रैंकिंग वाली कोई करा देगा आपको? 6300 रुपए में आप ऑप्शनल हटा लो, आप इन चीजों को जस्टिफाई करो, प्लस इसमें जोड़ दो आपका इंटरव्यू सेशन। क्या जोड़ दो? इंटरव्यू सेशन। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया अगर हम ऑप्शनल नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी क्या है, ये कॉस्ट पूरी जस्टिफाइड है। ठीक है, तो 2020 के बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अनअकैडमी के प्लस में आप सब्सक्राइब करो, रेफरल कोड MKS लाइव जो है ये होना चाहिए। इसके बाद आप मेरी क्लास में आओ और खूब जम के मेहनत करो, और ये एग्जाम उतना कठिन नहीं है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे इसी सीरीज के साथ। बाकी स्पेशल क्लास में आप आ सकते हो, रोज 9 बजे है और 2 और 6 बजे है, वो मैंने टाइम टेबल दे रखा है, तो सबसे पहली स्लाइड में जाके देख लेना। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।